नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। देश में 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या और कोरोना से मौत के मामलों में थोड़ी कमी दर्ज की गई है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़े हथियार वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। 24 घंटे में कोरोना के 3,66,161 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 3,754 लोगों की मौत हुई है। 4 दिन के बाद 4 लाख से कम केसेस दर्ज किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी भी सुस्त है। कल की बात करें तो 7 लाख से भी कम लोगों को ये वैक्सीन दी गई। कुछ दिन पहले तक 25 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन रोजाना लग रही थी, लेकिन क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की पर्याप्त मात्रा पहुंच नहीं पा रही है, पर्याप्त मात्रा है नहीं, इसीलिए ये वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है ये सुस्त हो गई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कोरोना के मामलों में पिछले 24 घंटे में कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन ये बहुत मामूली कमी है और अभी इस खतरे को ये नहीं कहा जा सकता कि ये टल गया है। अब ये जो कोरोना संक्रमण है ये गांव तक पहुंच चुका है। गांव से भी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में मास्क ही एकमात्र बचाव है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ज़रूरी ना हो तो घर से बिल्कुल नहीं निकलना है। और अगर सिम्टम्स आपको कम सिम्टम्स हैं तो ऑनलाइन डॉक्टर्स से आप बात कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। और हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में जो कोरोना के मामले आए हैं उसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। जो आंकड़ा 4 लाख के पार जा रहा था वो 3,66,161 आया है, लेकिन मृत्यु की बात करें तो 3,754 है। जिनके घरों के अपने लोग गए हैं उनके लिए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। हालांकि ये हो सकता है कि सरकारी आंकड़ों में हम ये कहें कि कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन 3,700 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। 4,03,738 इस तरीके के मामले पिछले 3 दिनों से आ रहे थे, लेकिन अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,66,161 मामले सामने आए हैं। ये मामूली गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन शनिवार इतवार कई बार टेस्टिंग कम होती है, उसकी वजह से भी आंकड़ा सोमवार के दिन कम आता है। अब अगर यही ट्रेंड अगले आने वाले दिनों में भी रहता है तो ज़रूर ये कहा जा सकता है कि इस आंकड़े में गिरावट देखने को मिली है। और अगर मौत के आंकड़े की हम बात करें तो 4,092 आंकड़े जो था वो कल था, लेकिन अगर आज की बात करें पिछले 24 घंटे की तो 3,754 ये आंकड़ा है जिन लोगों ने जान गंवाई कोरोना के चलते। और आपको बता दें कि डॉक्टर नीरज निश्चल दिल्ली एम्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकाला है। वैक्सीनेशन की रफ्तार पर ही जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और एकमात्र हथियार क्योंकि वैक्सीनेशन ही है और ये रफ्तार अब क्योंकि धीमे है, तो क्या तब तक सिर्फ जो सेल्फ डिफेंस है जिसको कहा जाए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, एकमात्र उपाय यही है? बिल्कुल। ये कोविड-19 का अपसर्ज हमने देखा है, जो नंबर ऑफ केसेज अचानक से जो जनवरी में सब कुछ कंट्रोल में दिख रहा था और फिर अचानक से बढ़ गया। काफी लोग सिर्फ वायरस को इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जबकि वास्तविकता ये है कि वायरस से ज्यादा हमारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर म्यूटेशन हुआ। जो समय लोगों के मन में एक हिचक थी कि भाई वैक्सीन क्यों ले, जब सब कुछ कंट्रोल में दिख रहा है तो वैक्सीन की जरूरत क्या है, और वो हिचक और साथ में जो ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में जो गड़बड़ी हुई उसके चलते ये सारी परेशानी बढ़ गई है। और इससे हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं वो शायद हम इन्हीं चीजों में व्यवहार में परिवर्तन लाकर और वैक्सीनेशन करवा के ही हम रोक सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इससे हम बिल्कुल लापरवाही ना करें। डॉक्टर नीरज, मैं एक ब्लैक फंगस की भी बात चल रही है, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, क्या ये कोविड का साइड इफेक्ट है या ये कोई और बीमारी है? क्योंकि व्हाट्सएप पर और तमाम सोशल मीडिया पर इस तरीके की बहुत अफवाहें फैल रही हैं, और क्योंकि अब आप मेरे साथ मौजूद हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप इस भ्रम को दूर करें। देखिए, जो ये ब्लैक डिजीज की बात कर रहे हैं, एक फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर कोई भी किसी भी रीजन से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, स्पेशली हम डायबिटिक्स में काफी कॉमनली देखते हैं कि उनके आंख और जो साइनसेस हैं उसमें ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि आपके ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो ऐसा सिचुएशन कुछ पार्ट कंट्रीज से रिपोर्टेड किए गए हैं, क्योंकि जैसे इस बीमारी में स्टेरॉइड का काफी कॉमनली यूज कर रहे हैं हम इस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो इसके चलते जो स्टेरॉइड एक अलग से रिस्क फैक्टर होता है कि लोगों में इस तरह का जो म्यूकर माइकोसिस, जो एक फंगल इन्फेक्शन है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कोविड बीमारी पर से डायरेक्टली नहीं कर रहा है। ये जो उसके लिए हम दवाई यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका स्टेरॉइड हो या फिर अगर आपने टोसिलिजुमैब की भी बात सुनी है, अगेन वो भी एक इम्यूनोसप्रेसिव ही होता है। तो इन सब चीजों के चलते स्पेशली जो पहले से इम्यूनोसप्रेसिव है जैसे डायबिटिक लोग, अगर उसमें हम फिर इन चीजों का यूज करते हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ऐसे फंगल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हैं वो उनमें होने के चांसेस रहते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है
और काफी पार्ट्स में हम देख रहे हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन का नंबर्स ज्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। डॉक्टर नीरज, जिस तरीके की प्लाज्मा थेरेपी को लेकर डॉक्टर्स जो हैं वही दो मत में बटे हुए हैं। अगर मैं डॉक्टर गुलेरिया, रणदीप गुलेरिया का जिक्र करूं तो वो ये कहते हैं कि भाई प्लाज्मा थेरेपी कोई बहुत ऐसा कोई रामबाण नहीं है, कोई ऐसा जिसको कहा जाए कि उपचार नहीं कि जिससे ये मान लिया जाए शॉर्ट की मरीज की जान बच जाएगी। उधर कुछ डॉक्टर्स हैं वो प्लाज्मा थेरेपी को ही प्रेफर कर रहे हैं, वो मरीजों को लिख के दे रहे हैं और उनके जो परिजन है वो मारे मारे फिर रहे हैं प्लाज्मा के लिए। इस पर आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जो एक हम ये कोविड-19 पैंडेमिक में जो है एक मन में लोगों के एक भ्रम आ गया है कि जो भी दवाई का नाम सुनते हैं उन्हें लगता है कि शायद इसी से जान बच सकती है और प्लाज्मा उन्हीं में से एक है। जो कोविड-19 का जो मेन ट्रीटमेंट है, ये हम कहते हैं कि राइट ड्रग एट राइट टाइम कैन सेव लाइफ, और अगर गलत ढंग से यूज किया जाए तो वो इनफैक्ट जान ले सकती है। प्लाज्मा थेरेपी में जो भी पेशेंट अगर डिलेड हम यूज करते हैं, अगर कोकोई ऑलरेडी साइटोकाइन स्टॉर्म में है, उसमें ये इसका कोई खास रोल होगा नहीं। और प्रॉब्लम क्या है कि जो इनिशियल पार्ट में जो पेशेंट्स हैं 80 to 85% लोग जो है वैसे ही ठीक हो जाएंगे। तो जो प्लाज्मा देने का टाइमिंग है, दैट कैन एक्चुअली डिसाइड कि ये पेशेंट में फायदा होगा या नहीं होगा। तो जो भी ट्रायल्स हुए हैं, जो भी ये हमने देखा है कि प्लाज्मा थेरेपी का मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में कोई रोल है ही नहीं, तो इसके पीछे भागने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा के डोनर, जिस डोनर से लिया गया है उसमें कितना एंटीबॉडी टाइटर है, जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं वो किस स्टेज ऑफ बीमारी में है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से मोर देन 99% ऑफ पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है ही नहीं, तो इसके पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है डॉक्टर नीरज, एक प्रश्न और लोगों के मन में बहुत आ रहा है और वो प्रश्न ये आ रहा है कि किसी ने एक डोज लगवा ली है वैक्सीनेशन की, उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है, फिर वो नेगेटिव हो जा रहा है, तो उसे दूसरी डोज कब लगवानी चाहिए या उसको दूसरी डोज नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एक डोज लगी हुई है और एंटीबॉडीज कोरोना के चलते आ ही गई हैं। इस पर क्या वो है, मेडिकल एसोसिएशन इस पर क्या कहती है डॉक्टर्स? जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जो आपने कहा कि एक वैक्सीन लग चुका है और एक बूस्टर का काम करेगा, वो टेक्निकली सही है, लेकिन अभी जो हमारे गाइडलाइंस में है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी गया और सेकेंड डोज ड्यू है तो डेफिनेटली उसको सिम्टम ऑनसेट के 6 हफ्ते बाद, या अगर एसिम्टोमेटिक रहा है तो आरटीपीसीआर टेस्ट के 6 हफ्ते बाद, जब पॉजिटिव हुआ था उसके 6 हफ्ते बाद वो कंसिडर कर सकता है सेकेंड डोज लगाने के लिए। और अभी हम सभी को रिकमेंड करेंगे कि रिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, फर्स्ट डोज के बाद इन्फेक्शन हुआ है, सेकेंड डोज सभी को लगवानी है। ठीक है डॉक्टर नीरज, हार्ट अटैक की बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग कोरोना नेगेटिव हो जा रहे हैं, पता चला 2 दिन बाद हार्ट फेल हो जा रहा है या हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक आ जा रहा है। इस हार्ट अटैक को अवॉइड करने के लिए और इस तरह हार्ट फेल ना हो, क्या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट या कोई ऐसे टेस्ट आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो कराने चाहिए या क्या क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, कोविड-19 से पहले भी हार्ट अटैक होते थे, ये कोई अनहर्ड चीज नहीं था। कई आपने सुना भी होगा कि कई लोग अचानक से उनको हार्ट अटैक हो गया और कुछ पता भी नहीं चला। तो कोविड-19 में भी अगर वो हार्ट अटैक का इंसिडेंस क्या अचानक से बढ़ गया है, ऐसा हमारा मानना नहीं है। तो जो एट रिस्क पहले से है, अगर उनको कोविड नहीं भी हुआ होता तो हो सकता है कि उनका उस दिन वो हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती। तो ये कहना है कि सिर्फ कोविड-19 के चलते आपकी हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, इन स्पाइट ऑफ लास्ट 11 महीने से कोविड पेशेंट देख रहा हूँ, लेकिन ऐसे रेयरली कोई इंसिडेंट्स हुए हैं। तो मैं ये कहूंगा कि बेवजह लैब इन्वेस्टिगेशन, बेवजह ब्लड थिनर, बेवजह अपनी मर्जी से कोई दवाई शुरू करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। अगर आप में कोई रिस्क फैक्टर है, डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए कि आपको कुछ करने की जरूरत है या नहीं। लेकिन जिसको कोविड हो गया उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। और बेवजह ऐसे भ्रम में न पड़े, बेवजह कुछ नीम हकीम खतरे जान वाला अपने खुद से कोई इलाज न शुरू करें, क्योंकि इन दवाइयों से आपके जान पे ज्यादा खतरा हो सकता है बस बनाम की आपको हार्ट अटैक होने को। स्टेरॉइड्स का इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड में। पहले जब पहली लहर आई थी तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जिक्र किया जाता था, रेमडेसिविर का किया जाता था, अब इस बार स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। और स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स का क्योंकि डर लोगों के मन में रहता है, तो क्या जो स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं इस समय कोविड के चलते हुए उनके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं और उन साइड इफेक्ट्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? कोई सलाह आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली जो मीन्स ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी फास्ट है। लोग एक इन्फॉर्मेशन को तुरंत समझते हैं कि वही सब कुछ ठीक है। स्टेरॉइड का नाम सुनने से उन्हें लगता है कि वो कोविड-19 खुद इलाज कर सकते हैं। स्टेरॉइड जो है कोविड-19 से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, उसमें वो हेल्प करता है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टेरॉइड आपके सार्स कोरोना वायरस को मारता है तो ये गलत सोचते हैं। इनफैक्ट अगर बीमारी के शुरू के पार्ट में अगर आपने स्टेरॉइड लिया तो ये वायरस आपकी बॉडी में ज्यादा देर तक परसिस्ट कर सकता है, और जब आप स्टेरॉइड विड्रॉ करेंगे तो साइटोकाइन स्टॉर्म में जाने की पॉसिबिलिटी ऐसे लोगों में बढ़ जाती है। तो स्टेरॉइड का मिसयूज न करें, खुद से स्टेरॉइड न लें। पहले हफ्ते 10 दिन में तो स्टेरॉइड का कोई रोल इस बीमारी में नहीं है, तो अगर आप स्टेरॉइड लेंगे तो आप अपने जान खतरे में डाल सकते हैं। स्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि जो ब्लैक डिजीज की बात कर रहे हैं, जो फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर कोई डायबिटिक और पहले से इम्यूनोसप्रेस है उसमें इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई डायबिटिक है उसका शुगर कंट्रोल गड़बड़ हो सकता है। उसके अलावा और जो है आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है, आपको और इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर पहले से कोई लेटेंट टीबी है वो क्लियर अप हो सकता है। तो स्टेरॉइड जो है अगर सही से यूज किया जाए तो जान बच सकती है, और आपने अगर खुद अपनी मर्जी से गलत ढंग से यूज किया तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। डॉक्टर नीरज, मैं ये भी जानना चाहूंगी, आपने जैसा कि कहा कि गूगल से लोग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज एकत्रित करते हैं। एंग्जाइटी और पैनिक अटैक, ये भी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम कोरोना पेशेंट्स में देखने को मिल रही है। जो लोग ठीक हो जा रहे हैं वो इतने भयभीत हैं या इतने डर में है कि वो पैनिक अटैक, एंग्जाइटी उनको रह रही है, उसका उपचार कैसे करें? जो लोग ठीक हो जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं इनफैक्ट आपने बहुत सही कहा कि इंफॉर्मेशन इतना फ्रीली अवेलेबल है कि क्या रिलायबल है क्या नहीं रिलायबल है, लोग उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं। एक 10th डे सिंड्रोम सबके मन में घुस गया। सबको लगता है कि बीमारी के 10वें दिन तो डेफिनेटली उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, और उसके चक्कर में वो पैनिक करना शुरू करते हैं, शैलो ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, वो ब्रेथलेस होना शुरू करने लगते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से यूज नहीं करने के चलते वो सैचुरेशन लेवल भी कम दिखना शुरू हो जाता है, और फिर वो अपने आप को साइटोकाइन स्टॉर्म में फिट करने की कोशिश करते हैं, और फिर सारे इलॉजिकल चीजें शुरू हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि जो 90 से 95% लोगों को कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है, और आप वो 95% लोगों में आएंगे। आप ये क्यों सोचते हैं कि आपको 5% 10% लोगों में होंगे जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी? तो ये जो बिहेवियर है इसको चेंज करने की बहुत जरूरत है, और एक बार जब आप रिकवर हो जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ दिन तक आप वीक फील कर सकते हैं। एक मेंटल ट्रॉमा जो इस कोविड-19 पैंडेमिक के चलते, घर में बंद होने के चलते सबके मन में एक डर है, उसको ओवरकम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक ग्रुप थेरेपी, एक ग्रुप हो जिससे आप पॉजिटिव बातें करें, सिर्फ कोविड-19 रिलेटेड बातें न करें। कोविड-19 से आप रिकवर कर चुके हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि सबको कॉम्प्लिकेशन होना ही होना है, सबको हार्ट अटैक होना ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये निगेटिव थॉट जो है उसको निकालने की बहुत जरूरत है। पॉजिटिव एनर्जी लाइए, अच्छी बातें सोचिए, और भी करने के लिए लाइफ में काम है, सिर्फ कोविड-19 नहीं है। एक बार आप निकल चुके हैं तो निकल चुके हैं, इसको लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। मतलब जो जंग जीत ली उसको आप ये मानिए कि अब आप उस जंग से बाहर निकल चुके हैं, उस जंग को जीत चुके हैं, इसलिए पैनिक में ना आए, एंग्जाइटी में बिल्कुल ना आए। जो पेशेंट्स, देखिए, जो एक तो आदमी है जो कोरोना से लड़ रहा है, एक वो आदमी है जो उस कोरोना से लड़ते आदमी का साथ दे रहा है, उसी नेगेटिविटी में, उसी स्ट्रेस में बाहर रह रहा है। उन लोगों के लिए क्या करने की जरूरत है? क्योंकि आप भी जानते हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, घर में सब कैद होके रह गए हैं, लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया है, एक स्ट्रेस भरा माहौल पैदा हो गया है। ऐसे में डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ क्या खाना चाहिए? कोई ऐसे विटामिन्स, कोई ऐसी दवाएं जिससे एक माहौल थोड़ा अच्छा भी हो जाए, काम भी हो जाए आदमी, और एंजाइटी पैनिक उसको ना हो? देखिए, आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी से दूर नहीं है। एक वीडियो कॉल ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी से दुनिया के किसी कोने में ऐसे बात कर सकते हैं जो आपके सामने बैठ के बात कर रहा है। तो आप ऐसे अपने जो फैमिली और फ्रेंड सर्किल है उनके साथ आप वर्चुअल पार्टी कर सकते हैं, वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, उनसे हालचाल जान सकते हैं, उनकी लाइफ में और क्या अच्छी चीजें हो रही है उसके बारे में बात कर सकते हैं। जहां तक दवाई से हेल्थ का रिलेशन है, मैं कहूंगा कि दवाई खाने से कोई हेल्दी नहीं रह सकता, कोई मल्टीविटामिन खाने से हेल्दी नहीं रह सकता। हेल्दी रह सकता है हेल्दी डाइट से, हेल्दी लाइफस्टाइल से। घर में बंद है इसका ये मतलब नहीं कि आप दिन में 11 बजे उठे, ऐसा नहीं। जो पहले आपका ऑफिस का रूटीन था आप कोशिश करें वैसे ही फॉलो करें। आपका वर्क फ्रॉम होम है तो इंश्योर करें कि आप तैयार होकर, जैसे पहले ऑफिस जाते थे वैसे ही तैयार होकर आप अपना ऑफिस का काम शुरू करें। घर के अंदर ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, आप भले क्यों नहीं झाड़ू पोछा ही करें, दैट्स अ गुड फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप करें, अपने आप को एक्टिव रखें। जो बिंज वॉचिंग आप जो नेटफ्लिक्स और बाकी का करते हैं उसके अलावा जो है आपको घर के अंदर ही अपने आप को एक्टिव रखने की जरूरत है। आप बच्चों के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, उनका होमवर्क कराइए, उनसे जो बाकी क्या चल रहा है इन्वायरमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल भी खुलना है।
तो इन बच्चों को मतलब इसका मीनिंग कुल समझाना है। मिलाकर डॉक्टर नीरज अपने को व्यस्त रखने की बहुत जरूरत है और पॉजिटिव सेंस में। एक सवाल और, क्योंकि मैं ट्विटर पे मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ तो बहुत से दर्शक मुझे देख रहे हैं। सवाल ये आया है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो कोरोना नेगेटिव हो जा रहे हैं, उनको नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो उनको ऐसा लग रहा है उनकी ऑक्सीजन डिप हो रही है और वो फौरन ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की कोशिश करते हैं या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो सकता है, या ये महज एक दिमाग में एक जिसे कहा जाए कि आपके फितूर है कि नहीं भाई मैं बीमार हूं और मुझे ऐसा हो रहा है नहीं वो दरअसल? हाँ बिल्कुल, इसमें दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो ये कि एक बार रिकवर करने के बाद दोबारा टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके पीछे ना भागे, क्योंकि कई लोग होते हैं जो मल्टीपल टेस्ट कराते रहते हैं, उनका रिपोर्ट काफी दिन तक नेगेटिव नहीं आता है और वो उसके चलते परेशान हो जाते हैं। तो ये रिपोर्ट काफी दिन तक पॉजिटिव रहता है, तो नेगेटिव रिपोर्ट के पीछे ना भागे। और जो ये पैनिक सिचुएशन जो आपने कहा था कि उन्हें लगता है कि भाई हम किसी जंग से जीत कर आए और वो विश्वास नहीं कर पाते कि नहीं, ऑक्सीजन लेवल, उन्हें ऐसा लगता है उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो फट से ऑक्सीजन सिलेंडर फिर लगाते हैं तब, जबकि उनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। मैं इस पे स्पेसिफिक सवाल जानती हूँ, क्या ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है कोरोना नेगेटिव आने के बाद? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई बहुत सीवियर बीमारी से निकला है, उनके फेफड़े पे असर पड़ा है, तो कई लोगों को काफी दिनों तक जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन ऐसे मुश्किल से 0.1 to 0.2% लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं उनको एक सब्जेक्टिव फीलिंग आती है, उन्हें लगता है कि अभी तक वो सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, और इसमें पैनिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो लोग पैनिक कर जाते हैं। थोड़ा भी ब्लड किया उन्हें लगता है उनकी सांस फूलती है, जबकि होता क्या है कि इसके बीमारी के बाद लोग काफी दिन तक वीक फील करते हैं, काफी दिन तक फटीग फील करते हैं, जिसके चलते जो पहले काम आराम से कर पाते थे वो उतनी आसानी से नहीं कर पाते। लेकिन धीरे धीरे वो वापस से उस दिनचर्या में आ सकते हैं, अपने पुराने लाइफस्टाइल में आ सकते हैं, और ये पैनिक रिएक्शन से बचने की जरूरत है। एक बार अगर आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है तो बहुत अनलाइकली है कि दोबारा से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इस कोविड इलनेस के चलते दोबारा से आएगी। ठीक है डॉक्टर नीरज, मैं एक बात और आपसे समझना चाहती हूँ। जो कोविड के बाद जो बाकी बीमारियाँ, चाहे वो मेमोरी लॉस की बात की जा रही हो, चाहे वो फटीग की बात की जा रही हो, थकावट की, जॉइंट्स पेन की, इस तरीके की बातें की जा रही हैं, कोविड के बाद जो पेशेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, लगभग कितने दिनों तक ये सिम्टम्स रहते हैं और इससे जूझने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, थकावट जो है काफी कॉमनली लोगों में देखी गया है और वो 3 से 4 हफ्ते तक मिनिमम लोगों को परेशान कर सकता है। सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते। कुछ हैं जो इस थकावट को ओवरकम के आसानी से काम कर पाते हैं, कुछ काफी लंबे समय तक थके रहते हैं। कई बार इस बीमारी में जो पहले से कुछ डेफिशिएंसी चल रही है, किसी विटामिन डी की, विटामिन B12 की, इस तरह की डेफिशिएंसीज सामने आती है, जिसके चलते ये थकावट प्रोलॉन्ग हो सकती है। किसी का हीमोग्लोबिन पहले से ही कम चल रहा है, वो ज्यादा दिन तक थकावट फील कर सकता है। तो ये सारे जो एक जनरलाइज चीजें नहीं की जा सकती। आपका प्लीज जो बीमारी क्या कंडीशन था, क्या आप एनीमिक थे, क्या विटामिन डी डेफिशिएंसी था, या कुछ इस तरह की चीजें थी, उस पर फोकस करने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई अब बीमारी चली गई है और ये जो भी जॉइंट पेन, बॉडी एक, मन न लगना, जो आपका जो है एक तरह से मेमोरी लॉस की जो आप बात कर रहे हैं, ये फोकस करने के बाद धीरे धीरे आप रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में यूजुअली ये सारी रिकवरी हो जाती है। लेकिन जो पेशेंट काफी सिक हुए रहते हैं, जो आईसीयू में जाने की जरूरत पड़ी, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, ऐसे लोगों में रिकवरी थोड़ा टाइम लेता है। बट डेफिनेटली जो भी इस जंग से जीत कर वापस आया है वो इन सब चीजों को आसानी से ओवरकम करेगा, सिर्फ समय देने की बात है। ठीक है डॉक्टर नीरज निश्चल, आप क्योंकि सारे जर्नल्स पढ़ रहे होंगे, आपके सामने कई रिसर्च भी होंगी, आप सभी डॉक्टर्स इस समय लगे हुए हैं, पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं, दूसरा दुनिया में क्या चल रहा है इसके कोरोना की रिसर्च को लेकर, उसमें भी आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या भारत में आपको लग रहा है कि अब हम पीक पर पहुंच के अब हमारा ग्राफ नीचे गिर रहा है, क्योंकि आंकड़े में कुछ मामूली कमी आज देखने को मिली है? देखिए, जो पीक है ये बहुत ही मिसलीडिंग चीज होता है। क्या मैं कहूंगा कि जो पीक है, अलग अलग, हमारा देश बहुत बड़ा है, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटीज है, रीजनल डाइवर्सिटीज है, तो ये पीक जो है दिल्ली में हो सकता है ये पीक कम हो रहा हो, लेकिन हो सकता है किसी और स्टेट में ये केसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो अभी मेरा मानना है कि इतनी जल्दी हम पीक के बारे में बात न करें जब तक कि ये पैंडेमिक किसी भी देश के किसी भी हिस्से में है, इसमें पोटेंशियल है वापस से पीक करने का। तो जब तक सारे रीजन में, अपने देश में जो भी रीजन हैं जहाँ पे केसेस पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाते हैं, मेरा मानना है कि अभी पीक के बारे में बात करना बहुत जल्दी होगा। आज दिल्ली में कंट्रोल में है, हो सकता है किसी और स्टेट में ये बढ़ना शुरू हो जाए।
तो ये एक हॉलिस्टिक वे में हमें देखना पड़ेगा। आइसोलेटेड सिर्फ दिल्ली से हमें फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज निश्चल, आपने एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकाला और बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। और जो कुछ निकल कर डॉक्टर नीरज से बात करने के बाद सामने आया वो यही आया कि एक तो गूगल पे ज्ञान बिल्कुल एकत्रित ना करें, पैनिक ना करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपने को हेल्दी लाइफस्टाइल में रखें, समय पे सोएं, अच्छा खाना खाएं और मस्त रहें। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,651 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं कोरोना से 319 लोगों की मृत्यु हुई है। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त 85,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। हालांकि इस बीच राहत की खबर यह है कि दिल्ली कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। संक्रमण दर घटकर 19.10% तक पहुंच गई है। तो दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटी है।